हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11 बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण। पिछले वीडियो में हमने आपको मोनोडा जगत और प्रोटिस्टा जगत के बारे में बताया था। आइए देखते हैं तीसरा कवक अर्थात फंजाई जगत के बारे में। तो ध्यान से समझें आप फंजाई जगत के बारे में। परपोषी जीवों में फंजाई अर्थात कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। ठीक है, अगर परपोषी जीव की बात की जाए तो उसमें कवक का जो है वह विशेष अद्भुत स्थान है, क्योंकि परपोषी जीवों में कवक की संख्या जो है ज़्यादा है। इसलिए परपोषी जीवों में फंजाई अर्थात कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान होता है। इनकी आकारिकी तथा वास स्थानों में बहुत भिन्नता होती है। ठीक है, कवक का जो आकारिकी है, बॉडी स्ट्रक्चर है और वास स्थान, इसमें काफ़ी भिन्नता होती है। रोटी अथवा संतरे का सड़ना फंजाई के कारण होता है। ठीक है, रोटी और संतरा जो है वह सड़ जाता है तो किसके कारण? कवक अर्थात फंजाई के कारण होता है। सामान्य छत्रक अर्थात मशरूम तथा कुकुरमुत्ता जिसे टोडस्टूल कहते हैं भी क्या है? कवक हैं, फंजाई हैं। ठीक है, सामान्य छत्रक तथा कुकुरमुत्ता भी फंजाई हैं। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। सरसों की जो पत्ती होती है उस पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, वह परजीवी कवक के कारण होता है। कुछ एक कोशिकीय फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक कोशिकीय कवक जो ईस्ट है उसका उपयोग रोटी बनाने में, ब्रेड बनाने में और बियर बनाने में किया जाता है। अन्य फंजाई पौधों और जंतुओं के रोग के कारण होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो कवक हैं, फंजाई हैं, उनसे पौधे और जंतुओं में रोग भी होते हैं। जैसे देखें उदाहरण, गेहूं में कीट रोग पक्सिनिया के कारण होता है। गेहूं में जो कीट रोग होता है जिसमें बाली काली हो जाती है वह किसके कारण है? पक्सिनिया कवक के कारण होता है। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक का निर्माण होता है। ठीक है, तो पेनिसिलियम जो है एक फंगस है, कवक है, जिससे एंटीबायोटिक का निर्माण होता है, पेनिसिलिन का। फंजाई विश्वव्यापी हैं। ठीक है, कवक जो हैं वो विश्वव्यापी हैं। ये हवा, जल, मिट्टी तथा जंतु और पौधों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो फंजाई जो है बैक्टीरिया की तरह हवा, जल, मिट्टी, जंतु, पौधों पर पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। तो कवक जो है ऐसे जगहों पर आसानी से उग जाते हैं जो गर्म हो और भीगा हो, नम स्थान हो, नमी हो, वहाँ पे आसानी से उग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? तो आप अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में इसीलिए रखते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, जिससे फंजाई वर्क नहीं कर पाएंगे और आपका भोजन सुरक्षित रहेगा। हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। ठीक है, तो जब हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कम होने के कारण बैक्टीरिया और फंजाई वर्क नहीं कर पाते हैं और हमारा भोजन खराब होने से बच जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में फंजाई के। फंजाई जो है तंतुमयी है। ठीक है, यह फिलामेंटस होता है, धागे की तरह होता है, लेकिन ईस्ट जो एक कोशिकीय है इसका अपवाद है। ठीक है, तो फंजाई जो होते हैं वे फिलामेंटस होते हैं, तंतुमयी होते हैं, लेकिन ईस्ट जो है एक कोशिकीय होता है जो अपवाद है। ये लंबी पतली धागों की तरह संरचनाएं होती हैं जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। ठीक है, तो फंजाई के जो स्ट्रक्चर होता है वह लंबी पतले धागों की तरह का स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है, जिसे कवक तंतु माइसिलियम कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल अर्थात माइसिलियम कहते हैं। तो जो फिलामेंटस है, फिलामेंट है, कवक तंतु है,
यह आपस में मिलकर एक जाल बना लेते हैं जिसे कवक जाल माइसीलियम कहते हैं। तो फंजाई जो है कैसे होते हैं, तंतुमयी होते हैं, लेकिन इष्ट है जो एक कोशिकीय है जो अपवाद है। ये लंबी पतली धागों की तरह की संरचनाएं होती हैं जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल अर्थात माइसीलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं। कुछ कवक तंतु जो हैं वे सतत, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस ट्यूबुलर होते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं जिनमें बहुकेंद्रक कोशिका द्रव्य भरा होता है, जिन्हें संकोशिक कवक तंतु कहते हैं। ठीक है, तो कुछ कवक तंतु जो हैं सतत नलिकाकार होते हैं जिनमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म भरा रहता है, जिन्हें संकोशिकीय कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पटी होते हैं। ठीक है, जो अन्य कवक तंतु हैं वे पटी होते हैं, उन्हें सेप्टम पाया जाता है। फंजाई की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति कैसे बनी होती है, तो फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि फंजाई की कोशिका भित्ति कैसे बनी होती है, तो आपका आंसर है कि यह काइटिन और पॉलीसेकेराइड के मिलने से बनी होती है। आइए भोजन के बारे में बात करते हैं, इनकी पोषण विधि को। अधिकांश फंजाई पर पोषित होते हैं। ठीक है, अधिकांश फंजाई कैसे होते हैं, पर पोषित होते हैं। वे मृत सबस्ट्रेट से घुलनशील कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, तो फंजाई जो हैं वह सड़े हुए मरे हुए चीज़ों में जो उनके कार्बनिक पदार्थ हैं वे घुलनशील अवस्था में आ जाते हैं और उन्हीं को फंजाई अवशोषित करते हैं, इसलिए इनको हम मृतजीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती है उन्हें परजीवी कहते हैं। ठीक है, तो फंजाई आप देख रहे हैं परजीवी और मृतजीवी दोनों रूप में है, लेकिन मैक्सिमम किस में होते हैं, परपोषित रूप में होते हैं। ठीक है, और मरे हुए जीवों के घुलनशील कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ, ठीक है, ये शैवाल और कवक के साथ, कवक जो है वो किससे मिलता है, शैवाल के साथ मिलकर क्या बनाएगा, लाइकेन बनाएगा। शैवाल और कवक आपस में मिलकर लाइकेन बनाते हैं तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रहते हैं। ठीक है, और उच्च वर्गीय पौधों के साथ क्या बनाते हैं, कवक मूल बनाते हैं। ऐसे फंजाई सहजीवी कहलाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं शैवाल के साथ कवक मिलकर क्या बनाता है, लाइकेन बनाता है। ठीक है, शैवाल और कवक आपस में मिले रहेंगे तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। और यह उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाता है। जो उच्च वर्गीय पौधे हैं उनके जड़ों के साथ यह कवक जुड़ जाता है जिससे कवक मूल बनता है। ऐसे फंजाई को सहजीवी कहते हैं। ठीक है, आइए जनन की बात करते हैं, कैसे जनन होता है इसमें। फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। ठीक है, फंजाई में कवक में जनन जो है वह कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु, जिसे कोरिडिया कहते हैं, अथवा धान्य बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। ठीक है, तो फंजाई में जनन जो है वह कायिक खंडन, विखंडन, मुकुलन विधि द्वारा होता है, और अलैंगिक जनन जो है वह कोनिडिया द्वारा होता है। बीजाणु अर्थात जिसे कोनिडिया कहते हैं उसके द्वारा होता है, अथवा धान्य बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन कैसे होता है, तो लैंगिक जनन जो है वह ऊस्पोर निषिक्तांड के द्वारा होता है। लैंगिक जनन निषिक्तांड, ऊस्पोर, एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन जो है वह निषिक्तांड, एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम, ठीक है, बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं। ये जो बीजाणु आप देख रहे हैं, एस्कस बीजाणु, बेसिडियम बीजाणु,
निषिक्तांड, ये सब कहाँ बनते हैं? तो विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। तो फलनकाय में विभिन्न बीजाणु उत्पन्न होते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। ठीक है, अगर लैंगिक चक्र की बात की जाए तो इनमें कितने सोपान होते हैं? 3 सोपान होते हैं। कौन कौन होते हैं देखें, समझे ध्यान से। पहला है 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना। लैंगिक जनन में क्या हो सकता है? पहला यह हो सकता है कि 2 चल अथवा अचल युग्मक के प्रोटोप्लाज्म आपस में मिल जाएं। इस क्रिया को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मोगैमी में 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म संलयित हो जाते हैं। इस क्रिया को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। 2 केंद्रकों का संलयन होना जिसे केंद्र संलयन कहते हैं। ठीक है, तो 2 केंद्रक भी आपस में जब मिल जाते हैं तो इसे केंद्र संलयन कहते हैं। तीसरा है आपका युग्मनज में मियासिस के कारण। युग्मनज में मियासिस के कारण अगुणित बीजाणु का बनना लैंगिक जनन में संयोज्य संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। ठीक है, युग्मनज में मियासिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना लैंगिक जनन में संयोज्य संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं के संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है। ठीक है, तो कुछ फंजाई में आप देख रहे हैं कि 2 गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित अर्थात 2n कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई अर्थात एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं और ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं। तो केंद्रक युग्म किसमें बनता है? एस्कोमाइसिटीज में बनता है। ठीक है, तो अन्य फंजाई अर्थात एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था n+n अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्र अवस्था कहते हैं। ठीक है, बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। ठीक है, तो बाद में जो पैतृक केंद्रक होता है वो आपस में फ्यूज हो जाता है, संलयित हो जाता है और कोशिका जो है द्विगुणित हो जाती है। फंजाई जो है फलनकाय बनाते हैं। फंजाई अर्थात कवक क्या बनाते हैं? फलनकाय, फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, जिनमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। फंजाई फलनकाय बनाते हैं जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक, ठीक है, कवक जाल की आकार की बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने, ठीक है, की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनते हैं। ठीक है, तो कवक जगत को किस आधार पर बांटते हैं? तो वह है कवक जाल की आकारकी के आधार पर, बीजाणु बनने के आधार पर, फलनकाय बनने के आधार पर। कवक जगत को अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। ठीक है, जैसे है, पहला है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, यह 4 वर्गों में कवक को बांटे हैं, जिसका आधार क्या है? कवक जाल की आकार की, बीजाणु बनने और फलनकाय बनने की विधि के आधार पर इसको अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला वर्ग है आपका फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जली आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों
अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जो फाइकोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं वह जलीय आवासों में गली सड़ी लकड़ी पर नम और सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रित होता है। इनका जो कवक जाल होता है, माइसिलियम जो होता है, वो अपटीय होता है, इसमें सेप्टम नहीं होते हैं और मल्टी न्यूक्लियर होता है, बहुकेंद्रित होता है। जनन कैसे करते हैं? अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो है वह चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु धानी में अंतरजातीय उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बीजाणु जो है वह बीजाणु धानी में अंतरजातीय उत्पन्न होते हैं। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनता है। दो युग्मक आपस में फ्यूज होते हैं, संलयित करते हैं, जिससे युग्माणु बनता है। ठीक है, इन युग्मकों की आकार की एक जैसी अथवा भिन्न हो सकती है। ठीक है, युग्मकों की आकार की, तो सर युग्मकों की जो आकार की है वह एक जैसी अथवा भिन्न हो सकती है। जब युग्मकों की आकार की एक जैसी है होगी तो इसे समयुग्मता कहते हैं। अब जब युग्मकों की आकार की अलग अलग होगी तब उसे विषम युग्मकी कहते हैं या असमयुग्मकी कहते हैं। ठीक है, अब फाइकोमाइसिटीज के उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण है म्यूकर, राइजोपस जो रोटी पर उगता है, और एल्बुगो जो सरसों पर परजीवी कवक है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कवक जाल की आकार की बीजाणु बनने और फलन काय बनने के आधार पर कवक जगत को चार भागों में बांटा गया है। पहला है फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज के जो सदस्य होते हैं वह जलीय आवासों, सली गड़ी लकड़ी, नम सीलन भरे स्थान अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनका कवक जाल अपटी बहुकेंद्रित होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु धानी में अंतरजातीय उत्पन्न होते हैं। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनता है। इन युग्मकों की आकार की एक जैसी तब समयुग्मता कहेंगे, अथवा भिन्न असमयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी हो सकती है। इनके सामान्य उदाहरण हैं म्यूकर, राइजोपस तथा एल्ब्यूगो। ठीक है, यहाँ पे आप म्यूकर का फिगर देख सकते हैं। यह म्यूकर है आपका म्यूकर। ठीक है, म्यूकर का माइसिलियम को दिखाया गया है, कवक जाल को। ठीक है, यह आपका है एस्परजिलस, एस्परजिलस का फिगर है यह, और यह आपका एगरिकस का फिगर। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट एस्कोमाइसिटीज के बारे में जानते हैं। एस्कोमाइसिटीज, इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज को सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। बिरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज एक कोशिक जैसे कि ईस्ट सैक्रोमाइसीज के अलावा एक बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम होता है। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज जो है बहुकोशिक होते हैं, लेकिन इसका अपवाद है ईस्ट जो एक कोशिकी होता है, जो सैक्रोमाइसीज कहते हैं उसको। तो एस्कोमाइसिटीज इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। बिरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज एक कोशिक होते हैं जैसे ईस्ट सैक्रोमाइसीज के अलावा ये सभी बहुकोशिक होते हैं जैसे पेनिसिलियम। ए मृतजीवी, अपघटक, परजीवी अथवा समलरागी होते हैं, पशु विष्ठा को समाप्त करने वाले। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज के सदस्य जो हैं वे मृतजीवी, अपघटक, परजीवी अथवा समलरागी। ठीक है, पशु विष्ठा पर उगने वाले को क्या कहेंगे? समलरागी कहेंगे। ठीक है, जो गोबर पे उगते हैं, पशु विष्ठा पर उगते हैं, अर्थात इनको समलरागी कहते हैं। कवक जाल शाखित तथा पटी होता है। ठीक है, इनका कवक जाल जो है वह शाखित, ठीक है,
शाखित होता है और पटी होता है। जन्म देखें, अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं। इनमें अलैंगिक जो बीजाणु होता है वह कोनिडिया होता है, जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडिधर, ठीक है, कोनिडियाधर कहते हैं, पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो अलैंगिक बीजाणु है वह कोनिडिया होता है, जो विशिष्ट कवक जाल कोनिडियाधर पर उत्पन्न होता है। ठीक है, कवक जाल को क्या कहते हैं? कोनिडियम धर कहते हैं, जो बहिर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाता है। जो कोनिडिया है वही अंकुरित होकर क्या बनाएगा? कवक जाल बनाता है। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। इसमें जो लैंगिक बीजाणु है उसे क्या कहेंगे? एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में, ठीक है, जो बीजाणु होते हैं वो थैली के समान एस्कस में अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कवक जाल जो है वह शाखित तथा पटी होता है। अलैंगिक बीजाणु को कोनिडिया कहते हैं। अलैंगिक बीजाणु क्या होता है? कोनिडिया होता है, जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कि कोनिडियम धर कहते हैं पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। लैंगिक बीजाणु को क्या कहते हैं? एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैली समान एस्कस में अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ए एसाई, एक वचन में क्या कहेंगे? एस्कस। ए एसाई विभिन्न प्रकार के फलनकाय में लगी रहती है जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एस्कस होते हैं अर्थात ग्रुप में कहेंगे तो एसाई, यह फलन काय में लगे रहते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? एस्कोकार्प कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखें, एस्परजिलस, क्लेविसेप तथा न्यूरोस्पोरा। ठीक है, इस ग्रुप में आते हैं। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोग में बहुत किया जाता है। जो न्यूरोस्पोरा कवक है इसका उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोग में बहुत किया जाता है। इसी कारण यह पादप जगत में ड्रोसोफिला के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे जंतु जगत में आप ड्रोसोफिला मक्खी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक उसी तरह से पादप जगत में न्यूरोस्पोरा पर एक्सपेरिमेंट होता है। इसीलिए इसे पादप जगत का क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला कहते हैं। ठीक है, तो न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोग में बहुत किया जाता है। इसी कारण यह पादप जगत का ड्रोसोफिला नाम से प्रसिद्ध है। इस वर्ग में आने वाले मारिल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं। ठीक है, इस वर्ग में आने वाले मारिल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं और इन्हें सुस्वादी भोजन समझा जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले वर्ग में, बेसिडियोमाइसिटीज में। बेसिडियोमाइसिटीज के ज्ञात जो सामान्य प्रकार हैं वह है मशरूम, ब्रैंक, फंजाई अथवा पफबाल है। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज के ज्ञात जो सामान्य प्रकार हैं वो कौन कौन है? मशरूम, ब्रैंक्ट फंजाई अथवा पफबाल। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मिट्टी में लट्ठे अथवा वृक्ष के ठूठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे कीट तथा स्मट कंड। ठीक है, कवक जाल शाखित तथा पटी होते हैं। इनमें अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं होते हैं, लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। ठीक है, इनमें लैंगिक अंग नहीं होते हैं, लेकिन इनमें प्लाज्मोगैमी विभिन्न स्टेनों वाली 2 कोशिकाओं अथवा जीन प्ररूप के संलयन से होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें लैंगिक अंग नहीं होते हैं, लेकिन इनमें प्लाज्मोगैमी विभिन्न स्टेनों, जिसको प्लस माइनस से डिनोट करेंगे, विभिन्न स्टेनों वाली 2 कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती है। इनमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्र की होती है, जिससे अंततः बेसिडियम बनते हैं।
इनमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्र की होती है, जिससे अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन तथा मियासिस होता है। बेसिडियम में केंद्रक संलयन कैरियोगैमी तथा मियासिस होता है, जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जात उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जात उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलनकाय में लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। बेसिडियम जो है वह फलनकाय में लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे एगरिकस मशरूम, आस्टिलैगो कंड तथा पक्सिनिया किट फंगस। ठीक है, तो यह था आपका बेसिडियोमाइसिटीज, जिसमें आपने देखा कि बेसिडियोमाइसिटीज को जो ज्ञात सामान्य प्रकार हैं वे मशरूम, ब्रैंक फंजाई और पफबाल है। ठीक है, ये मिट्टी, लठ, वृक्ष के ठूठों और सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे किट और कंड, कवक जाल, साखी और पटी होते हैं। इसमें अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते हैं, लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। इनमें लैंगिक अंग नहीं होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी विभिन्न स्टेन वाली 2 कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्ररूप के संलयन से होता है। इनमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्र की होती है, जिससे अंततः बेसिडियम बनता है। बेसिडियम में केंद्रक संलयन तथा मियासिस होता है, जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जात से उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलनकाय में लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसके सामान्य उदाहरण एगरिकस, आस्टिलैगो और पक्सिनिया है। ठीक है, अब चौथा देखते हैं, लास्ट, ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में। ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसे प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग को प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। ठीक है, लैंगिक प्रवस्था ज्ञात नहीं हो पाई है, इसलिए इसको अपूर्ण कवक भी कहते हैं। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग को प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है, ठीक है, जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है, तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। ठीक है, यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो और उसे ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया गया हो, तथा लैंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में। बाद में जब उनके अनुबंधों अर्थात कड़ी का पता लगा, तब फंजाई को उचित पहचान हो गई। ठीक है, तब उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकाल लिया गया। एक बार जब ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्यों को उचित अर्थात लैंगिक प्रवस्था का पता लग जाए, तब उन्हें एस्कोमाइसिटीज अथवा बेसिडियोमाइसिटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, तो जब तक लैंगिक प्रवस्था का पता नहीं चलता है, तब तक उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखते हैं, और जब ही लैंगिक प्रवस्था का पता चलता है, तब उसको हम बेसिडियोमाइसिटीज या फिर एस्कोमाइसिटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणु, जिन्हें कोरिडिया कहते हैं, से जनन करते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं, इसके द्वारा जनन करते हैं। इनके कवक जाल पटी तथा शाखित होते हैं। इनके कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं, लेकिन उनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। ठीक है, इनके अधिकांश सदस्य जो हैं अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। इसके कुछ उदाहरण है अल्टरनेरिया, कोलीट्रोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ड्यूटेरोमाइसिटीज इसे प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है, तब उसे
उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है, ऊपर दोनों वाले वर्ग में रख दिया जाता है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। और जब तक नहीं पता है तब तक ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखते हैं। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो, ठीक है, अलैंगिक और कायिक प्रवस्था को एक नाम दे दिया गया हो और उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया गया हो, और लैंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में। बाद में जब उनके अनुबंधों सेगमेंट्स का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान हो गई, तब उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकाल लिया गया। जब बार, ठीक है, एक बार जब ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्यों को ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्यों की उचित लैंगिक प्रवस्था का पता लग जाए, तब उन्हें एस्कोमाइसिटीज अथवा बेसिडियोमाइसिटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। आज जब तक नहीं पता चलता तब तक ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं, से जनन करते हैं। इनके कवक जाल पटीय तथा शाखित होते हैं। इनके कुछ सदस्य परजीवी अथवा मृतजीवी होते हैं, लेकिन इनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका कवक जगत के बारे में, किंगडम फंजाई के बारे में। ठीक है, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।